ट्रंप का फोन आया और नरेंद्र जी तुरंत सरेंडर हो गए। ये बोल रही हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी कहते हैं जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर। जी हुजूर करके नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा था मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। ये फर्क है, ये राहुल गांधी ने कहा। राहुल ने कहा इतिहास गवाह है, यही बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चरित्र है, ये हमेशा झुकते हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि भारत ने 1971 में अमेरिकी धमकी के बावजूद पाकिस्तान को तोड़ा था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के बब्बर शेर और शेरनियां सुपर पावर से लड़ते हैं, कभी झुकते नहीं हैं। सोचने वाली बात यह है कि ये वही कांग्रेस है जिसने इतिहास में इतनी बार सरेंडर किया है और इतने ब्लंडर किए हैं जिसका खामियाजा इस देश को आज भी भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल फैक्ट्स के साथ आज आपको एक एक डिटेल देंगे, और उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। 528 रियासतों को भारत में मिलाया गया। इसकी शुरुआत होती है कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण से, जो 1947 में किया गया था। कबायलियों की आड़ थी। पाकिस्तान के सैनिक तेजी से श्रीनगर के नजदीक पहुंच रहे थे। राजा हरि सिंह 25 अक्टूबर 1947 की शाम श्रीनगर छोड़ने को मजबूर हो गए। 26 अक्टूबर को राजा हरि सिंह कश्मीर के भारत में विलय की रजामंदी दे दी। महाराजा हरि सिंह और कश्मीर के भारत में विलय के बाद भी नेहरू सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में मामला उठाया। इससे भारत का आंतरिक मामला अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन गया। पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाते हुए पीओके पर कब्जा बनाए रखा। इसके बाद कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A को लागू किया गया। कश्मीर को विशेष दर्जा मिलने से अलगाववादी मानसिकता को बल मिला। इससे देश में एकता और समानता की भावना को ठेस पहुंची। ऐसा कहा जाता है कि कश्मीर के मुद्दे पर सरदार पटेल की बात को नजरअंदाज करना ही वो गलती है जिसका खामियाजा आज भी भारत भुगत रहा है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की दोस्ती शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से थी और नेहरू शेख अब्दुल्ला को पावर देना चाहते थे। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की लोकप्रियता और संगठनात्मक क्षमता के बावजूद उन्हें सीमित भूमिका दी गई। उनके विचार को नजरअंदाज किया गया, खासकर चीन और कश्मीर मामलों में। चीन से हुई हार को भाईचारे का अमली जामा पहनाकर कांग्रेस ने अपनी गलतियों को ढकने का पुरजोर प्रयास किया। पंडित नेहरू ने चीन की विस्तारवादी नीति को नजरअंदाज किया। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और तिब्बत की अंतरिम सरकार को शरण देने की वजह से चीन भारत का दुश्मन हो गया। 1962 में भारत चीन युद्ध में भारत की करारी हार हुई और चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। जिस वक्त चीन भारत पर हमले की तैयारी कर रहा था, उसी वक्त नेहरू सरकार हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रही थी। चीन के साथ युद्ध भी बिल्कुल ऐसे लड़ा गया जैसे चीन से भारत ने पहले ही हार मान ली है। सैन्य तैयारी की भारी कमी थी। युद्ध से पहले भारत की सेना को कमजोर कर दिया गया था। सेना के पास हथियार, उपकरण और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट की भारी कमी थी। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान जब चीन सेना ने अरुणाचल प्रदेश में गहरी घुसपैठ की, तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रसारण में कहा था कि मेरे दिल का टुकड़ा अब हाथ से चला गया है। यह संकेत था कि भारत सरकार ने असम और पूर्वोत्तर के एक बड़े हिस्से को छोड़ने का मन बना लिया था। नेहरू ने सेना को पीछे हटने का आदेश भी दिया था, लेकिन सेना ने आदेश मानने से इनकार कर दिया और मोर्चा नहीं छोड़ा। इसके कुछ ही दिनों बाद चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की और अपनी सेना को पीछे हटा लिया। यदि सेना ने उस वक्त सरकार की आदेश का पालन किया होता तो आज अरुणाचल प्रदेश और असम का हिस्सा चीन के कब्जे में होता। यह घटना भारतीय सेना के साहस और निर्णय क्षमता की एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जिसने राजनीतिक नेतृत्व की भूल को टाल दिया। इसके बाद दौर आया इंदिरा गांधी का। उस दौर में लगी इमरजेंसी को कौन भूल सकता है। 1975 से 1977 तक देश के अंदर आपातकाल रहा। इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र को निलंबित कर दिया और प्रेस की स्वतंत्रता पर विराम लगा दिया। हजारों विपक्षी नेताओं और नागरिकों को बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। जबरन नसबंदी जैसे अमानवीय अभियान चलाए गए।
फिर राजीव गांधी की सरकार आई, जिसमें 1986 में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला शाहबानो को गुजारा भत्ता देने का फैसला दिया था। वोट बैंक की राजनीति के तहत राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दबाव में आकर उस फैसले को संसद में कानून लाकर पलट दिया। इससे समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में बड़ी रुकावट आई। 1986 में ही रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मामला सामने आया, बोफोर्स घोटाला। इससे भारतीय राजनीति में पारदर्शिता और नैतिकता पर गंभीर सवाल उठे और इससे राजीव गांधी की छवि को भारी नुकसान पहुंचा। साल 1987 में बिना स्पष्ट उद्देश्य और योजना के भारतीय शांति सेना को श्रीलंका भेजा गया, जो एक बड़ी भूल साबित हुई। जरा शॉर्ट में आपको इसका बैकग्राउंडर भी दे देते हैं। भारतीय शांति सेना, जिसे IPKF भी कहा जाता है, उन्हें 1987 में श्रीलंका इसलिए भेजा गया था ताकि भारत और श्रीलंका के बीच एक इंडो श्रीलंका शांति समझौते के तहत LTTE और अन्य तमिल उग्रवादी संगठनों को शांत करवाया जा सके और श्रीलंका के तमिल नागरिकों को सुरक्षा दी जा सके। उद्देश्य था वहां शांति स्थापित करना, लेकिन मिशन स्पष्ट रणनीति के बिना था और IPKF को जल्द ही LTTE से लड़ना पड़ा, जिससे भारतीय सेना को भारी नुकसान हुआ और मिशन विवादास्पद बन गया। साल 1990 का दौर भी कौन भूल सकता है। कश्मीर के अंदर आतंकवाद इतना बढ़ गया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के उभार के दौरान कांग्रेस के समर्थन वाली केंद्र सरकार बिल्कुल निष्क्रिय रही। कोई भी मजबूत कदम नहीं उठाया गया। लाखों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी से भागना पड़ा। अब तक उन्हें पुनर्वास नहीं मिल सका है। उस गलती का अंजाम यह हुआ कि कश्मीर में आज तक आतंकवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हो सका। अब आतंकवाद की बात हो ही रही है तो जरा विस्तार से इस पर भी बात करना जरूरी है। कांग्रेस के राज में जगह जगह बम धमाके होना एक आम बात थी। दिल्ली, मुंबई, पुणे, जयपुर, हैदराबाद, ऐसा कौन सा शहर था जो आतंक की चपेट में नहीं था। लेकिन आज कुछ बड़े हमलों की बात करते हैं। 1993 में मुंबई में 12 सिलसिलेवार बम धमाके में 257 लोग मारे गए और 700 से अधिक लोग घायल हुए। 2005 में दिल्ली के बाजारों में बम धमाकों में 62 लोगों की मौत हो गई। 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में 7 धमाकों से 209 लोग मारे गए। 2007 में समझौता एक्सप्रेस विस्फोट में 68 लोग जिंदा जलकर मरे। 2008 में 26/11 मुंबई हमलों ने पूरे देश को झकझोर दिया। यह देश का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था, जिसमें 166 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। यह हमला पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा ने किया था। इसी साल जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे शहरों में सिलसिलेवार धमाके हुए। 2011 में मुंबई में फिर से 3 जगहों पर बम धमाकों ने 26 लोगों की जान ले ली। इन हमलों से साफ होता है कि कांग्रेस शासन के दौरान आतंकवाद के खिलाफ ठोस नीति और खुफिया तंत्र की मजबूती में गंभीर खामियां थी, जिनका आतंकवादियों ने कई बार फायदा उठाया। और इन हमलों के बाद होता क्या था? 2008 में जब देश के विभिन्न शहरों जैसे जयपुर, बेंगलुरु, अहमदाबाद और दिल्ली में सिलसिलेवार बम धमाके हुए, तब तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल की आलोचना इसलिए हुई क्योंकि वो हर हमले के बाद मौके पर अलग अलग कपड़े पहनकर जाते थे, अलग अलग सूट पहनकर जाते थे। मीडिया और जनता ने इसे संवेदनहीनता और प्रेजेंटेशन पर अधिक ध्यान देने के रूप में देखा, जबकि देश गंभीर आतंकी संकट से जूझ रहा था। इस एक ऐसे नेता की छवि के रूप में देखा गया जो संकट की घड़ी में इमेज मैनेजमेंट में लगे हैं। और देश की छवि वो तो ऐसी थी कि बड़े बड़े नेताओं की अमेरिका में धोती खुल जाती थी, जिसमें सुरक्षा जांच के नाम पर उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। विशेष रूप से पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल जैसे नेताओं को अमेरिकी हवाई अड्डों पर बार बार रोका गया और कई बार उनके कपड़े तक उतरवाकर तलाशी ली गई। ऐसी घटनाओं में यह तक कहा गया कि भारतीय मंत्री की धोती तक उतरवाई गई। कांग्रेस सरकार इन घटनाओं पर बार बार केवल औपचारिक आपत्ति जताती रही, लेकिन कोई कठोर कूटनीतिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई। इससे भारत की वैश्विक छवि और राष्ट्रीय सम्मान को गहरी ठेस पहुंची और सरकार की विदेश नीति की कमजोरी उजागर हुई।
तो राहुल गांधी किस सरेंडर की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी क्या अपने इतिहास को भूल गए हैं? क्या राहुल गांधी ने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बात कहना कि उन्होंने सरेंडर कर दिया, इसका मतलब यह है कि देश ने सरेंडर कर दिया? अपने वोट बैंक को रिझाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप एक नहीं 1000 जुमले कहिए, लेकिन कम से कम देश को अपमानित करने वाले शब्दों से बचें। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।